गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज खंडेलवाल। आज हम बात करने जा रहे हैं जो जेई मेंस का 8 अप्रैल का सेशन 1 यानी मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है, हम उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। अच्छा, पेपर की अगर हम बात करें तो जो सेशन 1 में पेपर आए थे, यानी इसके पहले जो पेपर हुआ था, उस पेपर के कंपेयर में ये पेपर बहुत आसान है। जो हमारा सेशन 1 हुआ था, यानी कि जो पहले वाला पेपर हुआ था, इसके पहले जो फरवरी सेशन था, उसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे उसके कंपेयर में तो ये पेपर बहुत आसान है। तो चलो हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसे देखो तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और आप किसी भी बुक को ओपन करोगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा जिसके अंदर आपके सामने कुछ सीरीज दी गई, यानी कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है। तो जैसे मेरे पास ये 8 ऑब्जर्वेशन है, इन 8 ऑब्जर्वेशन के बारे में मुझे जो अर्थमेटिक मीन है और जो वेरिएंस है उसकी वैल्यू गिवन है और मुझे बहुत सिंपल सा ही पूछा गया है कि मुझे इसके अंदर x और y जो अननोन है इसकी वैल्यू निकालनी। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी डिफाइंड है कि x y से बड़ा है और हमें 3x - 2y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम सबसे पहले मीन की बात करें तो आपको पता है कि जब हम मीन निकालते हैं तो मीन का मतलब क्या होता है कि इन सारे के सारे डेटा को ऐड करके नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करो। तो जब सारे डेटा ऐड करोगे तो सबसे पहले आएगा x + y। अगर हम इस सारे डेटा को ऐड करें तो 12 + 6 आएगा 18, 18 + 4 आएगा कितना, 18 + 4 आएगा 22 और 22 के अंदर 20 ये आएगा 52। तो यहाँ से जो टोटल आएगा वो 52 आ रहा है एंड डिवाइडेड बाय कितना आएगा 8। ये क्वेश्चन में आपको 9 दे रखा है, यानी जो अर्थमेटिक मीन है उसकी वैल्यू आपको 9 गिवन है। तो यहाँ से अगर हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएं तो मैथमेटिकल इक्वेशन आएगी x + y इक्वल, यहाँ से आप देखो जब इस 8 को इस 9 से मल्टीप्लाइड करो और मल्टीप्लाइड करने पर 52 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 72 - 52 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 20। इसे मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। अब इसके बाद अगर मैं इसका वेरिएंस निकालूँ, आप सबको पता है कि जो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर, ये आता है समेशन ऑफ xi का स्क्वायर बाय n और माइनस में आता है x बार का स्क्वायर। ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9.25, तो ये तो आ जाएगा 9 पॉइंट कितना आएगा 25 और इक्वल में आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर एक्स स्क्वायर की बात करें तो इन सारे के सारे जो डेटा हैं इनके स्क्वायर का हमें सम निकालना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा सारे के सारे डेटा का स्क्वायर करके सम कर लूँ। तो सारे के सारे डेटा का स्क्वायर जो आएगा इसका सम आप कर लोगे तो ये आएगा 12 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा कितना, ये 6 स्क्वायर एंड प्लस ये आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस में आएगा 12 का स्क्वायर एंड यहाँ से आ जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा कितना 8, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सीरीज के अंदर वो कितने हैं 8 और जो x बार का स्क्वायर है, x हमें बार हमें क्वेश्चन में गिवन है 9, तो यहाँ पर ये आएगा 9 का स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करो, 9 स्क्वायर को लेफ्ट ले लो, 8 को क्रॉस मल्टीप्लाइड करो और बाकी जो सारे डेटा इसकी शिफ्टिंग कर दो। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन करना हर स्टूडेंट को आता है, तो मेरे हिसाब से जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसकी वैल्यू सोल्व करने के बाद 218 आएगी। दिस इज इक्वेशन 2। अब हमें फाइनली करना क्या है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके एक्स और वाई की जो भी पॉसिबल वैल्यूज को निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, जो इक्वेशन 1 है इससे जो y की वैल्यू है 20 - x, इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 2 में रख के सबसे पहले x फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है उसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 218 और इसके अंदर y कितना है हमारे पास 20 - x। तो अगर हम इस y की वैल्यू को इसमें रखें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 20 - x का स्क्वायर और ये आएगा 218। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 91। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करना जानते हो। और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इससे जो x की पॉसिबल वैल्यू आएगी वो आएगी 7 और 13, 7 और 13। अब अगर आप इस x = 7 के करस्पॉन्डिंग यहाँ से y निकालो तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है कि अगर x 7 है तो उस केस में y कितना आएगा 13, और अगर आप इसके अंदर x को 13 लोगे तो y कितना आएगा 7। लेकिन आपको क्वेश्चन में पता है कि x > y लिखा हुआ है, तो ये वाला जो केस है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में x 13 आएगा और y 7 आएगा। अब अगर आप वापस से पीछे क्वेश्चन में जाओ और वहाँ जाकर देखो तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू निकालनी है किसकी, 3x - 2y। तो आप इस 3x - 2y के अंदर अगर x और y की वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ से आप देखो ये क्या आने वाला है,
कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है 3x माइनस 2y। तो यह आएगा 3x कितना है 13 और y कितना है 7। तो यहाँ से 7 आया और अगर आप इसे सोल्व करो तो ये तो आएगा 39 माइनस 14। तो 39 माइनस 14 की वैल्यू आ जाएगी 25। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो आंसर बेसिकली क्या आएगा 25। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले भी जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों के अंदर आया हुआ है, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये प्रीवियस ईयर का क्या है रिपीटेड क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर आपको एक पी नाम का मैट्रिक्स दे रखा है। अगर आप इस क्वेश्चन में इस पी का पी ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो जब हम इस पी मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाइड करेंगे तो सोल्व करने पर ये हमेशा आई आता है। अगर आप इसके अंदर पी को पी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये आई आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्यू की वैल्यू गिवन है, तो क्वेश्चन में क्यू गिवन है कितना पी ट्रांसपोज और ये गिवन है ए पी। आपको इसके अंदर इस स्टेटमेंट की वैल्यू निकालनी। अगर हम इसे सोल्व करें तो हमारे पास जो लिखा है पी क्यू की पावर 2007 एंड पी ट्रांसपोज ऐसा लिखा हुआ है। अगर हम इसके अंदर ये जो क्यू है इसको रिप्रेजेंट करें तो हम इस क्यू को लिख देते हैं क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, ऐसे लिखते जाओ और ये आ जाएगा कितना पी ट्रांसपोज। यानी हमने इसके अंदर क्या किया, अगर इसमें क्यू की पावर 2007 है तो हमने इस क्यू को 2007 टाइम्स लिख दिया। अब आप इसके अंदर जितने भी क्यू हैं, यानी क्यू की जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है पी ट्रांसपोज ए पी, इसको पुट करो। तो पुट करोगे तो जो पी है वो तो अपनी जगह रहेगा, यह आएगा पी ट्रांसपोज ए पी, यह आएगा पी ट्रांसपोज ए पी। नेक्स्ट आ जाएगा इस तरह से, ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, तो ये आएगा पी ट्रांसपोज ए पी, यहाँ से आएगा पी ट्रांसपोज ए पी और इस तरह से चलता जाएगा। लास्ट में आ जाएगा पी ट्रांसपोज ए पी और इंटू में कितना आ जाएगा, ये आएगा पी ट्रांसपोज। हमारे पास ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा। अब अगर आप इसके अंदर यहाँ से पी पी ट्रांसपोज को निकालो तो यहाँ से आप देखो ये जो पी पी ट्रांसपोज है, इस पी पी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आने वाली है आई। ऐसे ही ये जो पी पी ट्रांसपोज आएगा इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी आई। ये जो पी पी ट्रांसपोज आएगा इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी आई। और जो फाइनली लास्ट में जो पी पी ट्रांसपोज आएगा इसकी वैल्यू भी आई आएगी। तो अगर नए सिस्टम में इसको लिखा जाए तो ये आपके सामने कुछ ऐसा बनेगा, आई देन ए, आई देन ए, यह आएगा आई देन ए, आई देन ए, इस तरह आई ए का पैटर्न चलता जाएगा और ये लास्ट में आएगा आई इंटू ए। अब इसके अंदर अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आप जानते हो आई इंटू ए कितना होगा ए, ये भी क्या आएगा ए। तो इसके अंदर जो मल्टीप्लाइड होंगे तो मल्टीप्लाइड करने पर इस क्वेश्चन में ए की पावर आ जाएगी 2007। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो स्टेटमेंट है ये ए की पावर 2007 के क्या आएगा इक्वल। अब हमें करना क्या है कि हमें ए की पावर 2007 को निकालना है। तो इसके लिए क्वेश्चन में आपको ए गिवन है, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज का कोई पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसके अंदर इस क्वेश्चन में देखें तो जो ए हमें गिवन है, क्वेश्चन में आपको ए गिवन है, अगर हम पीछे जाके ए देखें तो ये है 1 0 और 0 1। तो यहाँ से अगर आप इसे सोल्व करूँ तो क्वेश्चन में ए गिवन है 1 0 एंड 1 1। ये मेरे ख्याल से ये गिवन है, एक बार मैं फिर वेरीफाई कर लेता हूँ कि ए आ रहा है कि ठीक है। इसके अंदर A12 जो एलिमेंट है वो 0 है, तो यहाँ से A21 एलिमेंट 0 है। तो अगर मैं इसके अंदर मान लो A² निकालूँ तो ये आएगा A इंटू ए, इसको अगर आप मल्टीप्लाइड करो तो ये आएगा 1 1 0 1 और यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाइड करो तो 1 1 0 1 आएगा। अगर हम इसे मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उससे मल्टीप्लाइड करें, यानी कि रो टू कॉलम, अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये वैल्यू आने वाली है 1। अगर आप इसके अंदर इसकी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाइड करोगे तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी 2। अगर आप इसकी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये वैल्यू आने वाली है 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो नोटिस करने वाली बात ये कि जब आपने ए निकाला तो यहाँ पर 1 था। ये जो तीनों एलिमेंट हैं, ये तीनों एलिमेंट क्या हैं, अनचेंज। इसके अंदर भी तीनों एलिमेंट अनचेंज हैं, लेकिन जब आपने A² निकाला तो केवल चेंज इस एलिमेंट में आया। तो अगर आप इस तरह से इसको सॉल्व करते जाओ और फाइनली अगर आप ए की पावर 2007 को फाइंड करोगे तो ये आने वाला है 1 0 1, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये आएगा 2007। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और अगर हम इसको पीछे जाके चेक करें कि कौन सा आंसर है तो यहाँ से अब देखो ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका आंसर होगा। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो मेंस एडवांस में पहले भी आया हुआ है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है जो एरिया अंडर द कर्व का है। आपको पता है कि एरिया में से हमेशा एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। अगर हम इसके अंदर एरिया की बात करें तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखा है कि जो x² है लेस देन y है एंड लेस देन कितना है 8 माइनस x²। तो सबसे पहले तो आप इसके अंदर क्या करूँ कि यहाँ पर y इक्वल x² एंड हमें ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, y इक्वल 8 माइनस x²। हम इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करें। आप सबको पता है कि y इक्वल x² एक पैराबोलिक ग्राफ होता है।
तो अगर इस y इक्वल एक्स स्क्वायर के ग्राफ को ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पर जो y इक्वल एक्स स्क्वायर का पैराबोला आएगा वो कुछ ऐसा आने वाला है। तो ये हमारा y इक्वल एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, पैराबोला। अगर हम इस ग्राफ के अंदर y इक्वल 8 माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ बने तो ये भी एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा जिसमें x 0 पे 8 आ रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बेसिकली कुछ इस तरह का ग्राफ बनने वाला है। तो इस तरह का मान लेते हैं ये y इक्वल एंड दैट इज 8 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अगर मान लो हम इन दोनों कर्व का क्या निकालें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दोनों से y को इक्वेट करो। जब y को इक्वेट करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल 8 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, +-2। इसका मतलब है कि ये दोनों ही जो कर्व हैं, ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, तो ये जो पॉइंट होगा ये तो आपका आएगा -2 और इसके अलावा ये जो पॉइंट आएगा ये कितना आएगा, +2। अच्छा, अगर हम इससे अंदर +-2 के करस्पॉन्डिंग किसी भी एक इक्वेशन से y निकालें तो यहाँ पर जो y की वैल्यू हमें मिल रही है वो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। इसका मतलब है कि ये जो लाइन बनेगी ये 4 बनेगी। अब आप इसके अंदर देखो क्वेश्चन में y लेस देन इक्वल 7 की बात है, तो y इक्वल लेस देन 7 की जो लाइन आएगी ये y इक्वल 7 की लाइन आएगी। तो मान लेते हैं ये y इक्वल 7 की क्या है, स्ट्रेट लाइन। इसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये y इक्वल 7 की क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, इन दोनों कर्व से बाउंडेड प्लस y लेस देन 7 का एरिया निकालना है। यानी क्वेश्चन की जो डिमांड है वो बेसिकली ये टोटल पोर्शन हमें निकालने को कहा गया है। तो यह वाला जो पार्ट है ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि टोटल एरिया निकाल कर और उसमें से ये वाला जो पार्ट है, तो मैं इसके अंदर क्या करने जा रहा हूँ, ये जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन को जो मैंने रेड से शेडेड किया है, इस वाले पोर्शन का एरिया मैं सबट्रैक्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कौन सा, ये वाला पॉइंट। तो अगर हम इस वाले पॉइंट को फाइंड करें कि ये पॉइंट क्या है, तो अगर आप डायग्राम में देखो तो ये पॉइंट है क्या, y इक्वल 7 की जो स्ट्रेट लाइन है उस y इक्वल 7 की स्ट्रेट लाइन का y इक्वल 8 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम एक काम करते हैं कि y इक्वल 7 के साथ इसका क्या निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर मैं इसके अंदर y को 7 रख के x की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से 7 इक्वल यह आएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू आएगी +-1। तो डायग्राम से क्लियर है कि जो भी ये पॉइंट होगा ये पॉइंट आएगा -1 टू कितना आएगा, +1। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि जो हमारा एरिया है, तो पहले तो हम -2 से +2 में टोटल एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का एरिया आ जाएगा यह आएगा -2 से +2 और यह आएगा अबव माइनस बिलो। तो हम इस ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व का जो एरिया उसे सबट्रैक्ट करते हैं। तो आप जानते हो फॉर्मूला होता है y1 माइनस y2 dx। तो यहाँ पर जो अबव कर्व है वो कौन सा है, 8 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके अंदर आएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आएगा y1 और y2 आ जाएगा नीचे वाला पैराबोला, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और ये कितना आएगा, टोटल dx। आप इस बात को समझो, जब मैंने ये -2 से +2 में इस पोर्शन को निकाला है तो बेसिकली मैंने क्या निकाला है, ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया मैंने निकाला है। और इस पूरे के पूरे एरिया में से ये जो ऊपर वाला एरिया है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं सबट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। इसे सबट्रैक्ट करने के लिए दोबारा मैंने इसमें से माइनस किया और इसके अंदर मैंने इंटीग्रेशन किया x इक्वल -1 से x इक्वल 1 तक। यानी जो x इक्वल -1 से x इक्वल 1 तक है उसके अंदर अबव माइनस बिलो वाला जो पार्ट है, हम कौन सा एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर हम ये वाला एरिया निकाल रहे हैं। ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को निकाल के हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो अगर हम इस वाले एरिया को सबट्रैक्ट करें तो इससे सबट्रैक्ट करने पर क्या होगा कि अबव आएगा इस केस में कितना, 8 माइनस एक्स स्क्वायर और बिलो कितना आ रहा है, -7 और ये आ जाएगा कितना, dx। अब इसके अंदर आपको सिर्फ जस्ट करना क्या है कि इसको इंटीग्रेट करना है। आई होप इसके अंदर जो बेसिक इंटीग्रेशन है सबको आते हैं। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सॉल्व करने के बाद 20 आ जाएगा। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप सिंपल है कि इस अंदर वाले पार्ट को यानी 8 माइनस 2x स्क्वायर को -2 से +2 में इंटीग्रेट करो और इसके अंदर जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसे -1 टू +1 में इंटीग्रेट करके इसको इसमें से सबट्रैक्ट करो। अगेन मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने टोटल एरिया निकाला। टोटल एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया कि -2 से +2 में दो कर्व से बाउंडेड जो एरिया है वो निकाला और उसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसके हमें अनडिजायरेबल पार्ट है इसको हमने सबट्रैक्ट किया। इसके लिए हमने क्या किया, फिर से एक स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोला से बाउंडेड एरिया निकाल के और टोटल में से उसको क्या किया, सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट करने पर जो रिमेनिंग पार्ट आएगा, सोल्व करने पर इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन में 20 आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। आपको पता है कि जो मैथमेटिकल रीजनिंग है इसका 100% एक क्वेश्चन जनरली हर सेशन उसके अंदर स्लॉट के अंदर आता है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें क्या करना है कि इसका नेगेशन निकालना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो हम एक काम करें कि इसकी ट्रुथ टेबल बना लें,
और ऑप्शन की ट्रुथ टेबल से मैच कर लें, या दूसरा तरीका है कि इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की ट्रुथ टेबल बनाना ज़्यादा आसान है। तो मान लो अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊँ तो सपोज करो ये P है और ये Q है, और हमें सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनानी है किसकी, P इम्प्लाइज Q। तो अगर हम इसके अंदर P इम्प्लाइज Q की बात करें तो यहाँ पर P अगर ट्रू है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। आपको पता है कि जो P इम्प्लाइज Q होता है, P इम्प्लाइज Q में अगर P की वैल्यू ट्रू है तो जो Q है वो एज इट इज आता है, यानी कि ये ट्रू फॉल्स आएगा। और अगर P इम्प्लाइज Q के अंदर अगर P फॉल्स है तो फिर Q का कोई रोल नहीं होता, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या आती है, ट्रू। ऐसे अगर हम इसके अंदर Q इम्प्लाइज P की ट्रूथ टेबल बनाए तो जो Q इम्प्लाइज P आएगा उसके अंदर अगर Q ट्रू है और ये ट्रू है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ट्रू। अगर Q की वैल्यू फॉल्स है और अगर ये फॉल्स है तो फिर कुछ भी और ट्रू ही रिजल्ट आता है, तो यहाँ पर ट्रू आएगा। अगर मान लो इसके अंदर जो Q है अगर वो ट्रू है तो उस केस में फॉल्स एज इट इज आ जाएगा, और अगर इसके अंदर जो Q है अगर वो फॉल्स है तो फिर कुछ भी लिखा हो ये ट्रू आएगा। अगली स्टेप में हमें क्या करना है कि फिर से इसे P से Q मान के और फिर से इसका इम्प्लाइज लेना है। तो यहाँ से मान लो अगर हम इसके अंदर फिर से P इम्प्लाइज Q का इम्प्लाइज लें किसके साथ, Q इम्प्लाइज P के साथ। अगर हम फिर से इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं तो अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है तो इसका जो रिजल्ट आएगा ट्रुथ टेबल से वो कितना आता है, ट्रू। अगर मान लो सपोज करो ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, ट्रू। अगर हम इसके अंदर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो उस केस में इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, फॉल्स। और अगर सपोज करो ये दोनों ट्रू है तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, ट्रू। और लास्ट स्टेप में मुझे इसका क्या लेना है, नेगेशन। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट का नेगेशन लूँ तो ये आएगा P इम्प्लाइज Q, और यहाँ से आएगा इम्प्लाइज दैट इज Q इम्प्लाइज P, ऐसा आ जाएगा। अब अगर मान लो इस लास्ट वाले कॉलम का हम नेगेशन लें तो इसका जो नेगेशन लेंगे उस नेगेशन को लेने पर यह आएगा कितना, फॉल्स देन ट्रू, और क्या आएगा, फॉल्स। तो ये इसका आंसर आया। अब इसके अंदर अगर आप इसके अंदर जो चारों ऑप्शन है अगर इनकी ट्रुथ टेबल बनाओ तो आप नोटिस करो कि इस वाले ऑप्शन की जो ट्रुथ टेबल आएगी इस वाले ऑप्शन की ट्रुथ टेबल इससे मैच करेगी। तो मान लो मेरे ख्याल से इसकी ट्रुथ टेबल बनाना आसान है, तो इन चारों ऑप्शन की ट्रुथ टेबल बना लो। ट्रुथ टेबल बनाने पर जो इस नेगेशन से जो ट्रुथ टेबल मैच करेगी वो केवल सेकंड ऑप्शन की करेगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसके बाद एक बहुत सीधा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे कहा गया है कि जो फैक्टोरियल 66 है इसके अंदर 3 की पावर जो n है उसमें n लार्जेस्ट क्या हो सकता है। तो जैसे आप लोग जानते हो कि जब हमारे पास कोई नंबर हो फैक्टोरियल n और अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें जो 2 की पावर है वो आता है अल्फा 1, 3 की पावर आता है अल्फा 2 एंड 5 की पावर आता है अल्फा 3। ये इस तरह इसका क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, इसके अंदर जो 3 का एक्सपोनेंट है इसका निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसके अंदर एक्सपोनेंट निकालें किसका, 3 का, तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 का एक्सपोनेंट हमें किसके अंदर निकालना है, फैक्टोरियल 66 में। तो जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के हिसाब से पहले आता है 66 बाय 3 की पावर 1, दूसरी टर्म आती है 66 बाय, यह आएगा 3 का स्क्वायर, यह आएगा 66 बाय दैट इज 3 का क्यूब, नेक्स्ट आएगा 66 बाय एंड यह आएगा 3 की पावर 4, और ऐसे ही चलता जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि अगर हम 66 को 3 से डिवाइड करें तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 22। अगर आप इसके अंदर 66 को 9 से डिवाइड करो तो 9 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 7। अगर हम इसके अंदर 66 को 27 से डिवाइड करें तो ये 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग यानी कि 2। और अगर हम इसके बाद 66 को 81 से डिवाइड करें तो ये आएगा 0, और इसके आगे जितनी भी टर्म आएगी वो सारी की सारी क्या आएगी, 0। तो इसे सॉल्व करने पर ये रिजल्ट आ रहा है 31। तो इसका मतलब है कि जो भी इसका एक्सपोनेंट आएगा वो 3 की पावर 31 आएगा। तो जब आप इसे 3 की पावर n से डिवाइड करोगे तो इसके अंदर जो n की लार्जेस्ट नेचुरल वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 31। उससे लोएस्ट तो हो सकती है लेकिन 31 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू इस क्वेश्चन में वो आएगी 31। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन। अब इसके बाद जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, अगर हम इसकी बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन है कितनी है, 2, और इसके अलावा आपसे कहा गया है कि इसकी वैल्यू निकालो। अच्छा, अगर किसी को याद है तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास कभी भी एडजॉइंट, इसके अंदर एडजॉइंट, इसके अंदर एडजॉइंट और ऐसे लिखा हो कि ये लिखा हुआ है एडजॉइंट और मान लेते हैं ये लिखा हुआ है ए। अब सपोज करो अगर इसके अंदर ये जो एडजॉइंट है यानी इसके अंदर जो एडजॉइंट है अगर ये एडजॉइंट रिपीट कर रहा है सपोज करो p टाइम, तो उस केस में डायरेक्टली इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो कि जो रिजल्ट आता है वो डिटर्मिनेंट a की पावर यह आएगा कितना, n-1 की पावर कितनी आएगी, p।
ये इसका सीधे सीधे फॉर्मूला, यानी इसके अंदर जितनी बार एडजॉइंट आएगा उसके अंदर n-1 की उतनी ही पावर आ जाएगी। तो अगर मैं इसको जस्ट एक लाइन में सोल्व करूं तो यहाँ पर अगर मेरे पास एडजॉइंट और देन एडजॉइंट लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है 2a, ऐसा लिखा हुआ है, तो ये ब्रैकेट आएंगे और ये आएगा। तो आप इसके अंदर देखो कि एडजॉइंट 3 बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a और उसकी पावर में क्या आएगा n-1। अब n-1 का क्या आएगा यहाँ पर होल क्यूब, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में n जो होता है वो इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर आता है, तो क्वेश्चन में A का ऑर्डर आपको गिवन है 3/3, तो इसका मतलब है कि ये जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 2a और यहाँ से आएगा 3-1 का क्या आएगा क्यूब, ऐसा आ जाएगा। दूसरी बात, आप जानते हो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो ये भी प्रॉपर्टी होती है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ के a होता है इसका फॉर्मूला होता है k की पावर n डिटर्मिनेंट a, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लगाएं तो इस वाले पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो ब्रैकेट में आएगी, यह आएगा 2 की पावर 3 एंड डिटर्मिनेंट a और ऊपर कितना आएगा 8। यहाँ पर बेसिकली मैंने 2 क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो n की वैल्यू यानी डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है वो कितना है 3। अब इसके अंदर आप देखो जो डिटर्मिनेंट a है वो क्वेश्चन में मुझे गिवन है कितना 2, तो अगर मैं इसे 2 लिख दूं तो ये जो ब्रैकेट आएगा इसमें 2 की पावर 4 की पावर कितनी आएगी 8, यानी जो क्वेश्चन का आंसर आएगा उसमें 2 की पावर कितना आएगा 32। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे आंसर पूछा है 4 की पावर n के फॉर्म में, तो अगर मैं इसे 4 की पावर में लिखूं तो ये 4 की पावर कितना आएगा 16। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो इस n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 16, तो 16 का मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कौन सा, थर्ड ऑप्शन, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, पीएनसी का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड आपको दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है इंडिपेंडेंस नाम का, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि इसको हमें रीअरेंज करके नंबर ऑफ वर्ड्स की बात की गई है जिसके अंदर सारे के सारे वोवेल्स क्या आना चाहिए साथ साथ। तो पहले आप इसके अंदर देखो कि इसमें कॉन्सोनेंट क्या क्या हैं। अगर हम इसके अंदर कॉन्सोनेंट देखें तो कॉन्सोनेंट में सबसे पहले एन आ रहा है, कितनी बार 3 बार, एन के बाद इसके अंदर डी आ रहा है, डी के बाद पी आ रहा है, पी के बाद सी आ रहा है, और सी के अलावा इसके अंदर क्या आ रहा है, अगर हम इसके अंदर यहाँ पर देखें कि एन आ चुका, डी इसके अंदर 2 बार आ रहा है, डी इसके अंदर 2 टाइम्स आ रहा है, और उसके अंदर अगर वोवेल्स की बात करें तो इसके अंदर आई और ई आ रहा है कितनी बार, 4 बार। एक बार मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, जैसे मेरे पास जो नीचे लेटर आ रहे हैं ये है 5, 6, 7, 7 और 2 9 और 9 और 3 12, इसके अंदर आएंगे 4, 4 8, 4 12, ठीक है, तो नंबर ऑफ लेटर सेम है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि आपको इनको अरेंज करना है, और अरेंज करने में क्या करना है, ये जो वोवेल्स हैं इन सारे के सारे वोवेल्स को क्या रखना है साथ साथ। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर स्ट्रिंग मेथड यूज करते हैं, इन सारे के सारे वोवेल्स को किसी स्ट्रिंग से बांध देते हैं, और स्ट्रिंग से बांधकर हम इसे क्या करते हैं एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर इसे एक सिंगल यूनिट या सिंगल लेटर की तरह ट्रीट किया जाए तो हमारे पास ये तो हो जाएंगे 7 लेटर और हमारे पास ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेज आएंगे, अगर हम इसके अंदर नंबर ऑफ वेज की बात करें तो उस केस में क्या होगा कि ये कितनी बार आ रहा है 7 बार, तो यहाँ पर आएगा टोटल कितने होंगे 8 फैक्टोरियल, और इसके अंदर आएगा 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ध्यान रहे इसके अंदर जो 3 फैक्टोरियल मैंने किया है उस किसके लिए किया है, एन के रिपीटेशन के लिए, और जो 2 फैक्टोरियल मैंने किसके लिए किया है, डी के रिपीटेशन के लिए। अब इसके अंदर आप देखो स्ट्रिंग मेथड कहता है कि जिस चीज को आपने स्ट्रिंग से बांधा, यानी जो लेटर आपने साथ साथ रखे उनके अंदर जो लेटर आ रहे हैं उनको आप आपस में रीशफल कर सकते हो। तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इस आई को ई की जगह, या इसके अंदर ही जो आई और 4 बार ई है ना, इसको इस स्ट्रिंग के अंदर अरेंज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर अगर इनको परम्यूटेट करें तो यहाँ पर यह आएगा 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, जस्ट इसे सोल्व करना है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर ये जो आंसर है ये आंसर 16,800 आ जाएगा। कैलकुलेशन करना हर स्टूडेंट को आता है, तो बस इसको जस्ट सॉल्व कर लो, सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन एक पीएनसी का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या करना है कि एक सर्किल है, उस सर्किल पर आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन में जो बॉयज हैं वो गिवन है कितने 7 और गर्ल्स गिवन है कितनी 5। आपको करना है कि जो बॉयज और गर्ल्स हैं उसको एक सर्किल में अरेंज करना है, और इस तरह से अरेंज करना है कि जो गर्ल्स हैं उनमें से कोई भी 2 गर्ल्स साथ साथ नहीं आएगी। तो हम इसके अंदर क्या यूज करना है, गैप मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉयज को अरेंज करते हैं। अब मान लो अगर हमारे पास 7 बॉयज हैं और इन 7 बॉयज को अगर हम एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करें तो 7 बॉयज का जो परम्यूटेशन आएगा वो आएगा फैक्टोरियल n-1। तो जो बॉयज का अरेंजमेंट आएगा वो आएगा 6 फैक्टोरियल। मान लो मैंने 7 बॉयज को अरेंज किया तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 बॉयज को जब आप अरेंज करोगे तो इनके बीच में गैप क्रिएट होंगे। अब गैप कितने क्रिएट होंगे, तो जितने ऑब्जेक्ट होते हैं उतने ही गैप आते हैं, तो ये 4 5 6 और 7। तो आप यहाँ से नोटिस करो तो हर 2 बॉयज के बीच में एक गैप क्रिएट होगा, और इन गैप्स के अंदर अगर हम गर्ल्स को बिठा दें
तो इनमें से कोई भी 2 गर्ल्स साथ साथ नहीं आएंगी। तो पहले आप देखो यहाँ गैप कितने हैं, 7। अब 7 में हमें क्या करना है, हमें तो गर्ल्स कितनी है, 5, तो केवल 5 ही गर्ल्स को बिठाना है। तो सबसे पहले आप इसमें से गर्ल्स का सिलेक्शन करो। तो गर्ल्स का सिलेक्शन करोगे वो आएगा 7C5। इस 7C5 का मतलब है कि मैंने 7 में से कोई भी 5 गैप ले लिए। अब सपोज करो, मान लो मैंने ये 5 गैप ले लिए, 1 2 3 4 और 5। तो जो भी गैप मैंने सेलेक्ट किए उन गैप से मुझे गर्ल्स को बिठाना भी है। तो अगर मैं गर्ल्स को अरेंज करूँ, अब ध्यान रखना इसके अंदर सर्कुलर के अंदर अगर आपने पहले बॉयज़ को बिठा दिया तो यहाँ पर काउंटिंग के लिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो फिक्स हो चुका। अब बार बार आपको फैक्टोरियल n-1 नहीं करना। अब इस केस में जब आप इसके अंदर गर्ल्स को बिठाओगे तो गर्ल्स का जो परम्यूटेशन आएगा वो आएगा 5 फैक्टोरियल। तो ये इस क्वेश्चन के टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे, जिससे अगर आप सॉल्व करोगे तो शायद ये क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं आता। इसका जो आंसर है वो आंसर कुछ फैक्टोरियल की फॉर्म में था। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर उससे अरेंज कर दो, बाकी इसे सॉल्व करने पर जो डेटा की फॉर्म में आंसर आएगा वो आपका ये फर्स्ट नंबर वाला आंसर आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनली आंसर।